रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 23। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए फिक्र साफ झलकती थी। ईशानी ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह अपनी ही धुन में कहीं खो गई। ऐसा लग रहा था मानो सोचते सोचते वो बेहद गहरी ख्यालों में पहुंच गई थी। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगे। आखिर उसने क्या कुछ नहीं कहा था। आज वो जिस मुकाम पर खड़ी थी, 7 साल पहले उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन आखिर वो यहाँ पहुंच ही गई। पहले दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। दुनिया ने ईशानी के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। 7 साल पहले ईशानी और उसकी मां का एक बहुत ही बुरा और भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ईशानी को बचाते हुए उसकी मां की मौत हो गई और इसी के साथ ईशानी ने भी एक जान से हाथ धो लिया। दरअसल जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब ईशानी 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। इस एक्सीडेंट के बाद ईशानी का मिसकैरेज हो गया था। ईशानी बिल्कुल अकेली हो गई थी। इस दुनिया में उसके सबसे गरीबी और उसकी अपनी केवल उसकी मां ही तो थी, और उस एक्सीडेंट के बाद तो ईशानी ने उन्हें भी खो दिया था। ईशानी पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास अब जीने की कोई वजह बाकी नहीं थी। वो बिल्कुल बेसहारा और लाचार हो गई थी। डॉक्टर ने ईशानी को ये तक भी कह दिया था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकेगी। ये सुनकर उस पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हर चीज के लिए बस खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। साथ ही वह दुनिया को भी दोष दे रही थी कि उन्होंने उसके साथ बहुत अन्याय किया। उसकी मानसिक हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसने अपनी कलाई की नस काटने की भी कोशिश की। इसके अलावा उसने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की। उसे अपने ऊपर तरस से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच लगी थी कि वो क्या थी और क्या बन गई थी। ये सब सोचते हुए उसने कसकर अपना वायलेंट पकड़ लिया। जो धुन वो बजाने जा रही थी वो उसकी पसंदीदा धुन थी। कहीं ना कहीं वो उस धुन से खुद को रिलेट करती थी। उस धुन को बजाते वक्त उसे ऐसा लगता था जैसे वो बेहद बुरे सपने से बहुत ही गहरी नींद से जाग गई हो। उसे ऐसा लगता था कि बहुत अंधेरी, घनी, काली रात के बाद अब उसके जीवन में सूरज की रोशनी के साथ सवेरा हुआ है, और ऐसा ही उसे तब भी लगा था जब उसने जीने की हर आस छोड़ दी थी। अचानक से ईशानी की जिंदगी में उसकी नानी माँ गई। ऐसा लग रहा था कि ईशानी की जिंदगी में उसकी नानी माँ किसी धूप की तरह दाखिल हुई थी। उन्होंने न केवल ईशानी की जान बचाई बल्कि उसे जीना सिखाकर उसे जिंदगी जीने के नए मायने दिए। किसी फरिश्ते की तरह ईशानी की नानी ईशानी को मौत के मुंह से खींच कर ले आई थी। जैसे जैसे ईशानी ख्यालों में खोती जा रही थी, अपनी यादों के समंदर में और भी डूबती जा रही थी। जो धुन ईशानी बजा रही थी वो भी धीरे धीरे तेज होने लगी थी। सुनने वालों को आराम से उस धुन के गहरे और हल्के होने का एहसास हो जाता। ईशानी की फीलिंग्स की तरह ही उसकी धुन भी ऊपर नीचे हो रही थी। जो भी बदलाव धुन के साथ हो रहे थे वो सारे बदलाव ईशानी की जिंदगी को दिखा रहे थे। वो ये दिखा रहे थे कि किस तरह ईशानी ने हिम्मत दिखाकर पागल खाने से निकलने की कोशिश की। ईशानी को इतना मारा गया कि उसका उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब ईशानी कभी भी उठ नहीं पाएगी, लेकिन वो उठी। उसके अंदर उस समय भी एक अलग ही ऊर्जा छिपी बैठी थी। उसे उसे कभी मरने नहीं दिया। उसके अंदर की आग ने ईशानी को हमेशा ये विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। किसी नवजात चील के बच्चे की तरह ईशानी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अड़ गई। वो अड़ गई उन लोगों से दूर जाने के लिए जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसने अपने मन में उन सभी लोगों से दूरी बनाने की ठान ली थी जिन्होंने उसे जीवन में कभी भी दुख दिया था। उसने सोच लिया था कि वो अब उन लोगों से कभी नहीं मिलेंगे और एक शक्तिशाली औरत बनकर दिखाएगी। जब धुन ने दुख और तन्हाई की तरफ मोड़ लिया तब ईशानी को उन पलों की याद आई जब उसने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाने की ठानी थी। अपनी नानी के गाइडेंस में वो धीरे धीरे क्रूर, डोमिनेटिंग और चालाक बन गई। वो बिजनेस को बहुत ही सावधानी के साथ चलाने लगी। ईशानी ने उसे बखूबी सिखाया था कि कब उसे प्यार से काम लेना है और कब उसे गुस्सा दिखाना है। उन्होंने ईशानी को समय के हिसाब से अच्छा और बुरा बनना भी सिखाया था। ईशानी बिल्कुल उस लोमनी की तरह बन गई थी जो लोगों को भेड़ की खाल पहनकर चकमा देती थी। ईशानी को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगले 20 मिनट के लिए ईशानी की उंगलियां भी मानो वायलिन की स्ट्रिंग्स के साथ साथ नाच रही थी। ईशानी की आंखें भी बंद थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही उसकी अभी तक की जिंदगी पर ध्यान लगाने में लगे हुए थे। जिस तरह उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थी, धुन भी उसी तरह बदलती जा रही थी। इसके बाद अचानक से सब शांत हो गया। जो धुन ईशानी बजा रही थी वो खत्म हो चुकी थी। ईशानी ने अपनी आंखें खोली।
जैसे ही धुन खत्म हुई ईशानी को लगा कि उसका दिल भी हल्का हो गया है। इसके बाद ईशानी ने कनक की तरफ देखा। कनक पहले से ही हैरानी के साथ ईशानी की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती थी कि ईशानी के चेहरे पर जो हाव भाव थे वो उनसे अनजान नहीं थी। ईशानी ने धीरे से अपना वायलिन नीचे रखा और अपने बेड से उठकर अपनी दोस्त कनक की ओर बढ़ते उसने कनक को कसकर गले लगा लिया और इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। पूरे रूम में सन्नाटा सा छा गया था। दोनों सहेलियां इतने समय बाद एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को गले लगाकर बस रोई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतने सालों में दोनों के मन में जो कुछ भी इकट्ठा हो गया था, वो दोनों ही उसे आंसुओं के जरिए बहाना चाहती थी। जो धुन ईशानी ने बजाई थी उस दिन का इस सबसे भयावह हिस्सा था। उस दिन उनके आखिरी हिस्से की यही खासियत थी कि वो बजाने वाले और सुनने वाले दोनों ही लोगों पर एक ऐसा असर करता था। वो धुन किसी की भी भावनाओं को जागृत कर देती थी और उन्हें पूरी तरह भावनाओं में डूब जाने पर मजबूर कर देती थी। वो धुन बजती थी। दोनों सहेलियां अंत में हमेशा गले लगकर रोती थी। इस धुन को बजाने के बाद यही अंजाम होता था। हालांकि इसकी एक अच्छी बात ये भी थी कि ये धुन किसी को भी उसके पास में ले जाने का हुनर रखती थी। जो भी इंसान इस धुन को सुनता या बजाता वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादों में खो जाता था। ईशानी और कनक भी कभी बेहद टूटी हुई हस्तियां हुआ करती थी। लेकिन किसने सोचा था आज वो अपने करियर के शिखर पर खड़ी होंगी। ईशानी ने एक दर्द भरी आह के साथ अपनी दोस्त कनक की पीठ धीरे से थपथपाई। उन दोनों के लिए ही रोना कभी भी मजबूरी या कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि वह दोनों ही इसे अपनी जीत की निशानी समझती थी। इसके बाद जब दोनों सहेलियां जरा संभली तो उन्हें कमरे में एक भारी आवाज सुनाई दी। जब दोनों ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उन्हें पेड़ तेज हवा में झूलते दिखाई दिया था। पेड़ों की टहनियां हवा की बहाव की वजह से जोर शोर से हिल रही थी। ईशानी के अपार्टमेंट के बाहर तेज आंधी चल रही थी और तभी बरसात की शुरुआत हो गई। आज का सोमवार भी जुलाई के किसी आम से सोमवार की तरह सुहाना ही था। एक मिनट पहले सूरज आसमान में बड़े बेहतरीन तरीके से चमचमाता तो दूसरे ही पर आसमान बादलों से घिरा, काला और धुंधला दिखाई देने लगता। ईशानी अपनी चमचमाती हुई ऑडी में बैठकर बूंदों का बरसना देख रही थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे टिप टिप की आवाज करते हुए ईशानी की गाड़ी के शीशे से लुढ़कते हुए नीचे गिर रही थी। इस समय सुबह के लगभग 9 बजे बज रहे थे और ईशानी को काफी देर हो गई थी। दरअसल ईशानी को मल्होत्रा मेंशन पहुंचना था। आज वहां पर दादी माँ की वसीयत पड़ी जानी थी। आज भी मिशा ही गाड़ी चला रही थी। इसीलिए ईशानी ने उससे पूछा, क्या अभी तक सिक्योरिटी कंपनी का कोई जवाब नहीं आया? यस मैम, उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा कि वो आज दोपहर तक किसी को भेज देंगे। मिशा ने ईशानी के बात का जवाब देते हुए कहा, वैसे मैम अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, आखिर आप अपने साथ उदयपुर तक की ऑडी क्यों लेकर आई है? मेरा मतलब है आपके पास तो और भी कार है। वैसे भी इस कार को मरम्मत की सख्त जरूरत है। ऐसा कहते हुए बड़ी उत्सुकता के साथ ईशानी की तरफ देखा। उस ईशानी की तरफ जवाब की उम्मीद में एकटक देखती रही। इसके बाद उसने अपनी नजरें वापस से सड़क की ओर कर ली। जहां तक मिशा को खबर थी, ईशानी के पास दो ही कार्स थी। उनमें से एक थी ऑडी और एक थी ऑस्टन मार्टिन। इसके अलावा ईशानी की एक और अलग आदत थी। जब ईशानी शहर में कहीं भी जाती थी तब भी वो अपनी कार में ही घूमना पसंद करती थी और जब कभी कहीं शहर से बाहर जाती थी तो भी इन्हीं दोनों कारों में से एक में ही जाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों ईशानी इस बार अपने साथ ऑडी लेकर आई थी और इसीलिए मिशा ये जानकर काफी हैरान में थी। शायद तुम्हें मेरी ऑडी कुछ खास पसंद नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाहूंगी, आज भी ये इस शहर की महंगी गाड़ियों में से एक है और कुछ लोग तो इसके आधे दाम की गाड़ियां भी रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। ईशानी ने मिशा को जवाब देते हुए कहा। ऐसा सुनते ही मिशा के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखने लगा। उसे देखते ही ईशानी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हालांकि मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में काफी जानकारी रखती हूँ। अच्छा, बिल्कुल एक मैकेनिक की तरह, मिशा ने ईशानी का मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन अभी भी मिशा के चेहरे पर कंफ्यूजन वैसे ही बना हुआ था। ईशानी के ऑफिस में सबको पता था कि ईशानी को गाड़ी चलाना नहीं आता है, मगर मिशा को ये नहीं पता था कि ईशानी को गाड़ियों के बारे में इतनी नॉलेज थी। हाँ बिल्कुल एक मैकेनिक की तरह, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि मैंने ये कार खुद बिल्कुल शुरुआत से बनाई है। दरअसल मुझे अपनी कार खुद बनाना बेहद पसंद है और ये कार मेरा लेटेस्ट कार प्रोजेक्ट था। यहाँ तक कि मैंने इसे पिछले महीने ही बनाना खत्म किया है।
पता है मुझे पूरे 1 साल लगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे इसी शहर में चलकर आजमाया जाए। ईशानी का ये एक्सप्लेनेशन मिशा के लिए काफी था। इसके बाद मिशा ने ईशानी से एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है इस एरिया में काफी ज्यादा ट्रैफिक है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। क्या आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए? मिशा ने ईशानी से कहा। ईशानी ने मिशा को बीच में ही टुकते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। ईशानी को वसीयत पढ़े जाने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। उसे लगा कि वो क्यों फिजूल में अपना रास्ता बदले। ईशानी को अच्छी तरह पता था कि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगी, वकील वसीयत पढ़ना शुरू नहीं करेगी। इसीलिए उसे लगा कि हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर मल्होत्रा मेंशन में जब ईशानी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी, तभी मिस्टर मल्होत्रा की स्टडी में अफरा तफरी मची हुई थी। सब वसीयत पढ़े जाने के लिए उतावले हो रहे थे। मल्होत्रा खानदान के सारे सदस्य एक रेक्टेंगुलर सागवान की लकड़ी से बनी हुई टेबल के सामने बैठी हुई थी। सब लोग बड़ी बेसब्री से वकील की तरफ देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि इतना टाइम हो जाने के बाद भी वकील वसीयत पढ़ना शुरू क्यों नहीं कर रही है। मगर वहां मौजूद सभी लोगों को हैरानी तब हुई जब वकील ने ईशानी के बिना वसीयत पढ़ना शुरू करने से मना कर दिया। क्या बकवास है ये? आयुषी ने हाथ बांधते हुए कहा। आयुषी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा था। आयुषी ने झुंझलाते हुए कहा, उसने पहले से कह रखा था कि वो यहाँ समय पर पहुंच जाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की? लगता है ईशानी की कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए। कुछ जानबूझकर इतनी देर कर रही है क्योंकि उसे पता है जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगी तब तक वसीयत पढ़ना शुरू नहीं किया जाएगा। बड़ी आयलात साहब। आयुषी, मैंने कितनी बार कहा है, शांत रहा करो। इतना गुस्सा करना बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। आयुषी की मां ने तुरंत आयुषी को समझाते हुए कहा। ऐसा कहते हुए मिसेस मल्होत्रा ने दिमाग की पीठ को सहलाना शुरू किया। फिर उसने मिस्टर मल्होत्रा को आंख दिखाते हुए कहा, कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, हार्मोन की बदलाव की वजह से अक्सर चिड़चिड़ापन होता है। अब हर समय तो मैं ये सब नहीं समझा सकती ना। हालांकि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ। इस बार तो ईशानी ने गलत पंगा ले लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि वसीयत उसके बगैर नहीं पढ़ी जा सकती, और फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो देर कर रही है। मुझे लगता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे नफरत करती हैं। मिसेस मल्होत्रा ने एक आह भरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं माँ, बस भी करो। वो आपसे नफरत करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हैं? आखिर आपने उसे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है। आयुषी के भाई ऋतिक ने अपनी मां की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, और अगर वो ऐसा करती है तो उससे बड़ी एहसान फरामोश कोई हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी उसके साथ पास्ट में हुआ था उस सब में उसकी गलती थी। वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ती थी और वो बहुत सेल्फिश भी थी। मैं ऋतिक के बाद से पूरी तरह सहमत हूँ। माँ, आपको खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उसे एक सभ्य औरत बनना सिखाया, मगर बदले में उसने आपके साथ क्या किया, और उसने आपके प्यार और केयर का बदला कैसे चुकाया? उसने सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की बेइज्जती की। उसने हम सबका सर शर्म से झुका दिया है। आयुषी ने ऋतिक की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना कि ईशानी के पास मुंबई के आसपास का नंबर है। मिस्टर मल्होत्रा ने उदास और बाहरी आवाज में कहा, मगर उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्या किसी ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की? क्या किसी ने ये पता लगाने की कोशिश की कि कितने साल ईशानी आखिर कहाँ थी? क्या किसी ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इतने साल ईशानी ने कैसे गुजारे हैं? वकील ने मिस्टर मल्होत्रा की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं ईशानी ने लिखा है कि वो इतने सालों तक मुंबई में थी। मुंबई? आखिर वो इतने सालों तक मुंबई में क्या कर रही थी? आयुषी ने अपना आपा खोते हुए पूछा। उसके सवाल के जवाब में वकील ने भी अपने कंधे उचका दिए। मुझे तो लगता है कि उसे कोई बुढ़ा आदमी मिल गया होगा। उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर उसने उसकी सारी दौलत हथिया ली होगी। वरना इतने सालों तक आखिर उसका बच पाना कैसे मुमकिन होता? क्योंकि न तो उसके पास बिजनेस करने का माइंड है और न ही कोई खास टैलेंट। अगर उसके पास कुछ है तो बस एक खूबसूरत चेहरा। आयुषी ने खुद अपने ही सवाल का अंदाज जवाब देते हुए कहा। आयुषी, आयुषी अब चुप हो जाओ। तुम्हें अपनी बड़ी बहन के लिए इतनी ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए। भले ही उसने इस खानदान की इज्जत को उछालने में कोई कमी नहीं रखी हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बहन है। वो मल्होत्रा खानदान का हिस्सा है। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिसेस मल्होत्रा ने आयुषी को डांटते हुए कहा, माँ, इज्जत कमाई जाती है, दी नहीं जाती।
आयुषी ने बेहद गुस्से से कहा, बहुत देर हो रही है, आखिर कहाँ रहेंगी वो मिस यशवी? क्या आप दोबारा कॉल करके पता लगा सकती है कि वो आखिर कहाँ रह गई? यशवी ने अपना फोन उठाया और ईशानी का नंबर डायल करने ही जा रही थी कि अचानक ही वहां का दरवाजा बाहर से खुलता है और समीर का बॉडीगार्ड अंदर आता है। सभी की नजरें उसी पर थी। समीर के बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर झुककर समीर के कान में कुछ कहा। जैसे ही समीर ने बॉडीगार्ड की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसने सबको देखते हुए कहा, मुझे लगता है इस ईशानी यहाँ आ चुकी है। जैसे ही आयुषी समीर की बात सुनी, उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। बदले की आग उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में भरे गुस्से को देखकर किसी भी अनजान आदमी को शक होता कि आखिर ईशानी ने आयुषी के साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो वो इसको इतना नापसंद करती थी। आयुषी को अपने बचपन की सारी बातें याद आ गई। उसे याद आ गया कि किस तरह बचपन में उस ईशानी को बेहद पसंद किया करती थी, जैसे कि हर छोटी बहन करती है। आयुषी भी सारा दिन ईशानी के आगे पीछे घूमा करती थी। आयुषी ईशानी को एक कुत्ते की पिल्लई की तरह फॉलो किया करती थी। शुरुआत में तो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खूब खेला करती थी, लेकिन जब से आयुषी ने अपनी माँ को ईशानी की माँ के सामने उसकी माफी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, तब से सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या सच में आयुषी की माँ को अपने किए के लिए पछतावा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मल्होत्रा खानदान को दिखाने के लिए पछतावे का एक दिखावा था। ये सब आयुषी की माँ की एक चाल थी। उसने ये सब पूरे परिवार की सिंपैथी और विश्वास पाने के लिए किया, और खास करके दादी माँ की नजरों में अच्छा बनने के लिए। हालांकि 8 साल की कच्ची उम्र में आयुषी के लिए ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल था। ये सब कुछ ईशानी के दादाजी के जन्मदिन के दिन हुआ था। मिसेस मल्होत्रा ने ईशानी की माँ को एक नशीली दवाई खिला दी थी। उस दवाई की वजह से ईशानी की माँ को उस सब कुछ दिखाई दे रहा था जो कि सच नहीं था। दवाई का असर इतना ज्यादा हो गया था कि ईशानी की माँ बेहोश हो गई थी। दवाई के नशे में ईशानी की माँ इतनी चूर थी कि गलती से उसका पैर तालाब में चला गया, और सहारे के लिए उसने गेस्ट का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ उस गिफ्ट को भी लेकर उस तालाब में गिर गई। इस बात से मल्होत्रा खानदान की काफी बदनामी हुई थी। जब अगले दिन ईशानी की माँ को होश आया तो वो ईशानी की दादी माँ से मिली और उसने उन्हें बताया कि किसी ने उसे नशीली दवाइयाँ दे दी थी। इसके ऊपर से ईशानी ने भी बताया कि उसने मिसेस मल्होत्रा की नौकरानी को संदेहजनक अवस्था में अपने बाथरूम में देखा था। दादी माँ ने तुरंत ही अपने आदमियों को ईशानी की माँ के कमरे की छानबीन करने के लिए कहा। जब उन्होंने पूरा कमरा तलाशा तो उन्हें पता चला कि किसी ने ईशानी की माँ की विटामिन की गोलियां बदलकर उनकी जगह एक नशीली दवाई रखती थी, और इस तरह ईशानी और उसकी माँ की बातें सच साबित हुई। इस बात से दादी माँ बहुत नाराज हुई और उन्होंने मिसेस मल्होत्रा को इसकी सजा दी। दादी माँ ने कहा कि मिसेस मल्होत्रा को 1 महीने तक रोज उनके पूर्वजों के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाना होगा, और यही नहीं, उन्हें उस प्रसाद को उनके पारिवारिक मंदिर में जाकर चढ़ाना होगा। ना जाने कैसी ये बात आयुषी के स्कूल के दोस्तों को पता चल गई, और उस दिन के बाद से पूरी स्कूल में आयुषी का मजाक बनकर रह गया। सब आयुषी को चतुर्मा की बेटी कहते चिढ़ाते थे। उस समय आयुषी को लगता था कि उसकी माँ बेकसूर है। इसीलिए जब उसने अपनी माँ को ईशानी की माँ के आगे माफी मांगते हुए देखा तो उससे सहन नहीं हुआ और वह बहुत गुस्सा हुई। बस उस दिन के बाद से आयुषी ईशानी से नफरत करने लग गई। उसने ईशानी पर अपनी माँ को फंसाने का इल्जाम लगाया। ये एक नफरत भरे रिश्ते की शुरुआत भर थी। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होने लगी उसके लिए अनजान बनती गई, और उनका रिश्ता और भी ज्यादा तनाव में हो गया जब उन दोनों की जिंदगी में समीर रायचंद आ गया। आयुषी बचपन से ही एक जिद्दी और उपद्रवी बच्चे की तरह बड़ी हुई थी। वो बेहद फ्रैंक और सीधा बोलने वाली लड़की थी। जो भी उसके दिमाग में होता था वही उसकी जुबान पर भी होता था। इसीलिए जब वो पहली बार समीर से मिली तो उसने तुरंत ही अपनी माँ को बता दिया कि वो समीर को पसंद करती हैं। लेकिन किसे पता था कि समीर की सगाई पहले ही ईशानी से हो चुकी थी। यहाँ तक कि आयुषी की माँ भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। सब दादी माँ के कहने पर हुआ था, और पूरे परिवार में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादी माँ के फैसले के खिलाफ जा सके। और ये बात जानने के बाद आयुषी की नफरत ईशानी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये नफरत और समीर को पाने की चाहत ही थी कि आयुषी ने ईशानी के खिलाफ एक गंदी चाल चली। उस चाल के पीछे आयुषी का केवल एक ही मकसद था। उसे ईशानी की इतनी बेइज्जती करनी थी कि समीर और ईशानी की सगाई अपने आप ही कैंसिल हो जाए। लेकिन क्या इन सब में आयुषी अकेले थी? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं इन सब में समीर का भी हाथ था।
समीर भी आयुषी के प्यार में पड़ गया था और उसने ईशानी के खिलाफ आयुषी का साथ देने के लिए हाँ कर दी थी। आखिर में दोनों सफल हो गए। वही हुआ जो वो दोनों चाहते थे और ईशानी के गायब होने के 1 साल बाद ही समीर और आयुषी की शादी हो गई। आज आयुषी के मन में ईशानी के लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब भी वो अपने अतीत के बारे में सोचती थी उसे ईशानी पर और ज्यादा गुस्सा आता था। साथ ही उसे ये जानकर ईशानी से और भी ज्यादा चिढ़ होती थी कि ईशानी ने आखिर क्या सोचकर समीर से शादी करने का फैसला किया था, और वो भी तब जब वो खुद जाकर किसी गैर मर्द के साथ सो गई थी। और जब मीडिया ने ईशानी के एक अनजान आदमी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी, तब आयुषी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि वो तस्वीरें आयुषी की मां ने ही मीडिया को दी थी, लेकिन तब भी रिद्धिमा ईशानी से ही गुस्सा थी। या फिर उसने समीर के साथ ऐसा कैसे किया? उसने कैसे सोचा कि वो समीर को धोखा देगी? उसकी वजह से मल्होत्रा खानदान की पूरी दुनिया के सामने कितनी बेइज्जती हुई है। आयुषी को ईशानी से मिलने के लिए बड़ी बेसब्री हो रही थी। वो ये जानने के लिए मरी जा रही थी कि इतने सालों में खोई उसकी बहन आज इतने सालों बाद आखिर क्या बनकर सामने आई है। दोनों को ही एक दूसरे को देखे बिना कई साल गुजर चुके थे और आज इतने सालों बाद आयुषी रायचंद परिवार की बहू बन गई थी। आयुषी ईशानी को एक कुत्ते की पिल्लई की तरह फॉलो किया करती थी। शुरुआत में तो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खूब खेला करती थी, लेकिन जब से आयुषी ने अपनी मां को ईशानी की मां के सामने उसकी माफी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, तब से सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या सच में आयुषी की मां को अपने किए के लिए पछतावा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मल्होत्रा खानदान को दिखाने के लिए पछतावे का एक दिखावा था। ये सब आयुषी की मां की एक चाल थी। उसने ये सब पूरे परिवार की सिंपैथी और विश्वास पाने के लिए किया, और खास करके दादी मां की नजरों में अच्छा बनने के लिए। हालांकि 8 साल की कच्ची उम्र में आयुषी के लिए ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल था। ये सब कुछ ईशानी के दादाजी के जन्मदिन के दिन हुआ था। मिसेस मल्होत्रा ने ईशानी की मां को एक नशीली दवाई खिला दी थी। उस दवाई की वजह से ईशानी की मां को उस सब कुछ दिखाई दे रहा था जो कि सच नहीं था। दवाई का असर इतना ज्यादा हो गया था कि ईशानी की मां बेहोश हो गई थी। दवाई के नशे में ईशानी की मां इतनी चूर थी कि गलती से उसका पैर तालाब में चला गया, और सहारे के लिए उसने गेस्ट का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ उस गिफ्ट को भी लेकर उस तालाब में गिर गई। इस बात से मल्होत्रा खानदान की काफी बदनामी हुई थी। जब अगले दिन ईशानी की मां को होश आया तो वो ईशानी की दादी मां से मिली और उसने उन्हें बताया कि किसी ने उसे नशीली दवाइयां दे दी थी। इसके ऊपर से ईशानी ने भी बताया कि उसने मिसेस मल्होत्रा की नौकरानी को संदेहजनक अवस्था में अपने बाथरूम में देखा था। दादी मां ने तुरंत ही अपने आदमियों को ईशानी की मां के कमरे की छानबीन करने के लिए कहा। जब उन्होंने पूरा कमरा तलाशा तो उन्हें पता चला कि किसी ने ईशानी की मां की विटामिन की गोलियां बदलकर उनकी जगह एक नशीली दवाई रखती थी, और इस तरह ईशानी और उसकी मां की बातें सच साबित हुई। इस बात से दादी मां बहुत नाराज हुई और उन्होंने मिसेस मल्होत्रा को इसकी सजा दी। दादी मां ने कहा कि मिसेस मल्होत्रा को 1 महीने तक रोज उनके पूर्वजों के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाना होगा, और यही नहीं, उन्हें उस प्रसाद को उनके पारिवारिक मंदिर में जाकर चढ़ाना होगा। ना जाने कैसी ये बात आयुषी के स्कूल के दोस्तों को पता चल गई, और उस दिन के बाद से पूरी स्कूल में आयुषी का मजाक बनकर रह गया। सब आयुषी को चतुर्मा की बेटी कहते चिढ़ाते थे। उस समय आयुषी को लगता था कि उसकी मां बेकसूर है। इसीलिए जब उसने अपनी मां को ईशानी की मां के आगे माफी मांगते हुए देखा तो उससे सहन नहीं हुआ और वह बहुत गुस्सा हुई। बस उस दिन के बाद से आयुषी ईशानी से नफरत करने लग गई। उसने ईशानी पर अपनी मां को फंसाने का इल्जाम लगाया। ये एक नफरत भरे रिश्ते की शुरुआत भर थी। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होने लगी उसके लिए अनजान बनती गई, और उनका रिश्ता और भी ज्यादा तनाव में हो गया जब उन दोनों की जिंदगी में समीर रायचंद आ गया। आयुषी बचपन से ही एक जिद्दी और उपद्रवी बच्चे की तरह बड़ी हुई थी। वो बेहद फ्रैंक और सीधा बोलने वाली लड़की थी। जो भी उसके दिमाग में होता था वही उसकी जुबान पर भी होता था। इसीलिए जब वो पहली बार समीर से मिली तो उसने तुरंत ही अपनी मां को बता दिया कि वो समीर को पसंद करती है। लेकिन किसे पता था कि समीर की सगाई पहले ही ईशानी से हो चुकी थी। यहाँ तक कि आयुषी की मां भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। सब दादी मां के कहने पर हुआ था, और पूरे परिवार में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादी मां के फैसले के खिलाफ जा सके। और ये बात जानने के बाद आयुषी की नफरत ईशानी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये नफरत और समीर को पाने की चाहत ही थी कि आयुषी ने ईशानी के खिलाफ एक गंदी चाल चली। उस चाल के पीछे आयुषी का केवल एक ही मकसद था,
उसे ईशानी की इतनी बेइज्जती करनी थी कि समीर और ईशानी की सगाई अपने आप ही कैंसिल हो जाए। लेकिन क्या इन सब में आयुषी अकेले थी? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं इन सब में समीर का भी हाथ था। समीर भी आयुषी के प्यार में पड़ गया था और उसने ईशानी के खिलाफ आयुषी का साथ देने के लिए हाँ कर दी थी। आखिर में दोनों सफल हो गए। वही हुआ जो वो दोनों चाहते थे और ईशानी के गायब होने के 1 साल बाद ही समीर और आयुषी की शादी हो गई। आज आयुषी के मन में ईशानी के लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब भी वो अपने अतीत के बारे में सोचती थी उसे ईशानी पर और ज्यादा गुस्सा आता था। साथ ही उसे ये जानकर ईशानी से और भी ज्यादा चिढ़ होती थी कि ईशानी ने आखिर क्या सोचकर समीर से शादी करने का फैसला किया था, और वो भी तब जब वो खुद जाकर किसी गैर मर्द के साथ सो गई थी। और जब मीडिया ने ईशानी के एक अनजान आदमी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी, तब आयुषी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि वो तस्वीरें आयुषी की मां ने ही मीडिया को दी थी, लेकिन तब भी रिद्धिमा ईशानी से ही गुस्सा थी, या फिर उसने समीर के साथ ऐसा कैसे किया? उसने कैसे सोचा कि वो समीर को धोखा देगी? उसकी वजह से मल्होत्रा खानदान की पूरी दुनिया के सामने कितनी बेइज्जती हुई है। आयुषी को ईशानी से मिलने के लिए बड़ी बेसब्री हो रही थी। वो ये जानने के लिए मरी जा रही थी कि इतने सालों में खोई उसकी बहन आज इतने सालों बाद आखिर क्या बनकर सामने आई है। दोनों को ही एक दूसरे को देखे बिना कई साल गुजर चुके थे और आज इतने सालों बाद आयुषी रायचंद परिवार की बहू बन गई थी। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी आयुषी का काफी नाम था। हर दिन उसकी तस्वीर किसी ना किसी पॉपुलर मैगजीन में छपती रहती थी। आयुषी सोच रही थी कि जब ईशानी को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। इसके अलावा आयुषी ये भी सोच रही थी कि जब ईशानी उसे समीर के साथ देखेगी और उसे पता चलेगा कि वो आयुषी के साथ कितना खुश है तो उसका क्या हाल होगा। आखिर आयुषी और समीर की जोड़ी पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय थी। क्या ये सब जानने के बाद वो वापस से टूट जाएगी? आयुषी ये सब सोचते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और इस बार एक खूबसूरत लड़की छोटे घुंघराले बालों के साथ दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसकी मुस्कुराहट इतनी आकर्षक थी कि वो उसके छोटे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। जैसे ही वो आयुषी के सामने वाली सीट पर जाकर बैठी, उसे देखते ही आयुषी का मुंह बन गया। यकीनन वो ईशानी ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखते ही आयुषी के पास उसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं थी। न जाने क्यों, पर ईशानी की मुस्कुराहट उस कमरे में बैठे हर इंसान को सता रही थी और आयुषी भी उनमें से एक ही थी। आखिर तुमने फिर से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर दी, मिस्टर मल्होत्रा ने अपने पुराने नाराजगी वाले अंदाज में कहा। अगर मैं नहीं आती तो दादी माँ की प्रॉपर्टी का क्या होता? ईशानी ने मिस्टर मल्होत्रा की बात का जवाब देते हुए कहा। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे की हवाएं उड़ते हुए देखकर ईशानी की मुस्कान और बड़ी हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, ईशानी ने कहा। बहुत हो गया, मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी भारी आवाज में कहा। ऐसा कहते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर मल्होत्रा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। ईशानी ने आज तक इतनी ऊंची आवाज और इतने बदतमीजी भरे अंदाज में कभी मिस्टर मल्होत्रा से बात नहीं की थी, क्योंकि इतने साल बाहर रहकर तुमने यही सब सीखा है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम हमें बताओ कि तुम जिंदा भी हो या नहीं? क्या तुमने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम ठीक हो? हम लोग इतने सालों तक तुम्हारे लिए बेवजह ही फिक्र करते रहे, जबकि तुम कहीं और बड़े आराम से रह रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ने ईशानी से कहा। सुनिए, प्लीज शांत हो जाए। मिसेस मल्होत्रा ने तुरंत उठकर मिस्टर मल्होत्रा का हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए कहा। इसके बाद उसने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, तुरंत माफी मांगो अपने पिता से। मुझे पता है जो कुछ भी तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ था, उसकी वजह से तुम उससे बेहद नफरत करती हो। जो कुछ भी 7 साल पहले हुआ था उन सब में मेरी गलती है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारा अपने पिता से इस तरह बात करना बिल्कुल गलत है। माफी मांगू, ईशानी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। माफी? किसके पिता से? तुम? मिसेस मल्होत्रा ईशानी की बात का जवाब दे रही थी कि क्यों नहीं, तभी वकील के अपना गला साफ करने की आवाज सुनाई दी। कमरे में मौजूद हर इंसान चुप हो गया और वकील की तरफ देखने लग गया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप सबको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आज हम जिस काम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है पहले उसे कर लेना चाहिए। तो मैं आप सबको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ स्वर्गवासी दादी माँ की वसीयत पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे थोड़ा शांत रहने के लिए कह रही हूँ, ताकि मैं उनकी वसीयत बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप सबको पढ़कर सुना सकूं। वकील ने सबको शांत करते हुए कहा।
इसके बाद जब वकील ने देखा कि सब लोग शांत होकर उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो उसने आगे कहा, स्वर्गवासी दादी माँ की आखिरी वसीयत पढ़ने के बाद मैं स्वर्गवासी दादी जी का आखिरी खत भी आप सबके सामने पढ़ लूंगी। मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। वकील ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, मैं शीला मल्होत्रा उदयपुर से अपने पूरे होशो हवास में ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी आखिरी वसीयत है। मेरी ये आखिरी वसीयत मेरी पोती ईशानी की मौजूदगी में ही पढ़ी जानी चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी पोती ईशानी को अपनी पुरानी बुक्स का कलेक्शन देना चाहती हूँ। ईशानी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन्हें बहुत ही प्यार से संभाल कर रखो। वकील की बातें सुनकर आयुषी और ऋतिक अपनी हंसी रोकते हुए एक दूसरे को देखने लगे। बुक्स का कलेक्शन जैसा कि उनको अपनी स्वर्गवासी दादी माँ से एक्सपेक्टेड था, उस ईशानी के लिए ऐसा कुछ भी छोड़कर नहीं जाती जिससे ईशानी फिर से मल्होत्रा खानदान की गंदी चालों की शिकार होती। अपने इकलौते बेटे रमन के लिए मैं अपनी बेशकीमती स्कॉच की बोतल छोड़कर जा रही हूँ, वो स्कॉच की बोतल जो कि मैंने 50 साल या शायद उससे भी ज्यादा के लिए संभाल कर रखी थी। इसके अलावा मैं उसे अपनी उदयपुर की 2 प्रॉपर्टीज और 50 करोड़ रुपए भी दे रही हूँ। जैसे ही मिस्टर रमन मल्होत्रा ने ये बात सुनी उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि उसकी माँ उसके लिए शेयर्स तो जरूर छोड़कर जाएगी। इसके अलावा उसने सोचा कि बची हुई प्रॉपर्टीज उसकी माँ या तो आयुषी के लिए छोड़ कर जाएंगी या फिर ऋतिक के लिए। हर किसी की तरह मिस्टर मल्होत्रा को भी लगा कि उसकी माँ ईशानी के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।